बसपा वो पार्टी है जिसकी रैलियों में हमने देखा है कि बाबा साहब का संविधान मेला की तरह रैली होती थी आदरणीय बहन जी की, और संविधान की किताब वहां रखी रहती थी, लोग सीने से लगा कर ले जाते थे। दुनिया में ऐसा दूसरा इतिहास में कहीं नहीं होगा जो बसपा की रैलियों में था। नहीं, कोई पार्टी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बीजेपी छोड़कर। बीजेपी और आरएसएस में कोई दलित बहुजन जाएगा तो मुझे लगेगा कि ठीक नहीं है। वो आपके सैद्धांतिक और वैचारिक विरोधी हैं, वो विनाश कर रहे हैं इस देश के संविधान का, बाबा साहब के विचारों का, सामाजिक न्याय का। बीजेपी छोड़कर कोई कहीं जा रहा है तो ये उसका निजी चयन है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। बाबा साहब और गांधी के विचार नहीं मिलते थे ना, ये तो अम्बेडकर, लोहिया और अम्बेडकर के विचार भी नहीं मिलते थे। 1956 में दोनों मिलकर काम करना चाह रहे थे, जीवन में विचार नहीं मिले। 1956 में दोनों मिलना चाह रहे थे। वक्त, परिस्थितियां, हालात ऐसे भी होते हैं। जैसे बाद में उसी कांग्रेस के साथ जा करके बाबा साहब संविधान समिति से लेकर के काम करवाए, मंत्रिमंडल में शामिल हुए, नई बात बनी, इस्तीफा दे दिए। वक्त, हालात, परिस्थिति। आज विपक्ष के तमाम दल कांग्रेस विरोध की राजनीति से उभरे हैं और आज कांग्रेस के साथ अलायंस में है, क्योंकि बीजेपी उससे बड़ा खतरा बन के आ गई है। न्यूनतम सहमति मैं अपने तमाम साथियों को भी ये आह्वान करूंगा। जैसे मैं एक सवाल पूछ दूं, अच्छा नहीं लगेगा, इतना बड़ा संवैधानिक अधिकार, किस समाज को वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार मिला था जिसके अलावा बाबा साहब के संविधान के अलावा किसी ने अधिकार नहीं दिया था? दलित समाज को, शेड्यूल कास्ट को। इस लड़ाई में सबसे आगे किसको रहना चाहिए? जिसको बाबा साहब ने हक दिया, उनके संविधान ने हक दिया, और वो कहाँ है? इसलिए ये सवाल सबका है। न्यूनतम सहमति बनानी होगी। आज जरूरत इस बात की है, कांग्रेस जब गलत थी तो हमने उसकी भी आलोचना की, कांग्रेस गलत करेगी तो कल को उसकी भी आलोचना करेंगे। लेकिन आज 10 में 5 बातें हमारी अलग अलग हों, सपा से, कांग्रेस से, आरजेडी से, जेएमएम से, तब भी अगर 5 जगह पर एक हो गए कि यार संविधान बचा लो, तो कम से कम संविधान बचा लो। बाद में आपस में भी लड़ लेना कि नहीं कांग्रेस ने क्या गलती की, सपा ने क्या गलती की, उस पर भी आलोचना होगी। लेकिन कोई सड़क पे ही न नजर आए, इतना बड़ा देश में खतरा। कल कौन कह रहा था कि 2024 में संविधान खतरे में, ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया था? जरा समझदार बहुजन पत्रकारों आप बताओ कि संविधान खतरे में है, ये झूठा नैरेटिव है। कौन कह रहा था? कौन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे थे? आज वो लोग कौन कह रहे हैं? बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी के अलावा भी कुछ लोग कह रहे थे। 240 सीटों पर वो ये कर रहे हैं। तीन बिल ऐसी ले आए कि किसी भी मंत्री विधायक को, मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए झूठा जेल में डालेंगे और सरकार गिरवाएंगे, पार्टी तोड़वाएंगे, सब विनाश कर देंगे। कब आओगे सड़क पर लड़ने? इसलिए न्यूनतम सहमति बनाकर एक बड़ी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज बसपा वो पार्टी है जिसकी रैलियों में हमने देखा है कि बाबा साहब का संविधान मेला की तरह रैली होती थी आदरणीय बहन जी की, और संविधान की किताब वहां रखी रहती थी, लोग सीने से लगा कर ले जाते थे। दुनिया में ऐसा दूसरा इतिहास में कहीं नहीं होगा जो बसपा की रैलियों में था। संविधान की ताकत को एहसास कराया बसपा ने। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आज जब संविधान तार तार हो रहा है तो लड़ना पड़ेगा, उनको भी आना पड़ेगा सड़क पर। अब जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आप कहाँ हैं? आपकी लड़ाई संविधान विरोधियों से होनी चाहिए, हमारी लड़ाई उनसे है जो संविधान बदलना चाहते हो। बीजेपी, आरएसएस, बाकी लोगों से हम बाद में कह लेंगे, हम बसपा से, सपा से, आरजेडी से, भाई लेकिन लड़ो सब। जो नहीं लड़ेगा, जो तटस्थ हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। देखिए, वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है कि बिहार के ही नहीं पूरे देश के गांव-गांव में अब लोग कह रहे हैं कि लगता है वोट तो चुराया है। यानी जो एक पीपीटी से राहुल गांधी ने शुरू किया, और असल में राहुल गांधी ने थोड़ी देर में शुरू किया ये काम। तेजस्वी ने 2022 में 20 के विधानसभा चुनाव में बोला था, लेकिन तब लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि लगभग 12-15 ऐसे लोग थे जिनको जीते हुए लोग को हरा दिया। 12,000 वोट का अंतर था, लेकिन सरकार उनकी बन गई। 2022 में अखिलेश यादव ने उसी समय बोला था कि इन्होंने वोट हमारे काटे हैं, जो इनके विरोधी वोट हैं, इनको वोटर लिस्ट से काटते हैं और वोट डालने नहीं देते, अधिकारियों को लगाते हैं, परेशान करते हैं। फिर चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया कि भाई आप सबूत दीजिए। तो अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट के साथ सबूत दे दिया कि देखो तुमने वोट चुराए हैं, वोट तुमने काट दिए।
चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर राहुल गांधी को ये बात समझ में आई और मुझे उनको धन्यवाद कहना है कि भाई 2024 का चुनाव इतना आसान चुनाव तो था नहीं। उनको ये समझ में आ गया कि वोट चोरी हो रही है, फिर उन्होंने रिसर्च किया और पीपीटी बना के देश के सामने रख दिया। अब इसके बाद ये पूरा एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। गांव कस्बों में सड़क चौराहे की बातचीत में लोग कह रहे हैं कि लगता है वोट चुरा के बना है। जो गुब्बारा बना था ना कि लहर आई है, विश्व नेता हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, अब डंका उनका सब फूट गया। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर ने एक काम ये किया कि विदेश में कोई देश मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो लोग ये चर्चा करने लगे कि फिर तुम घूम क्यों रहे थे कपड़ा बदल के। भारत के भीतर वोट चोरी का मुद्दा जन जन का मुद्दा बन गया। तीसरी बात कि आंतरिक झगड़े उनके बीच ऐसे फैल गए हैं जिससे वो बुरी तरह से प्रभावित हो गए। इसका मतलब कि वोट चोरी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ में आया है। आखिरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे लोगों को ये उम्मीद होगी कि उससे जवाब मिलेगा। जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे ऐसा लगता है कि उसने और पूरे आयोग का मजाक उड़ा दिया। ऐसे ऐसे तंज किए और विपक्ष को डराने के लिए धमकाने की भाषा का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आयोग से अगर जनता का विश्वास उठ जाए, चुनाव प्रक्रिया से अगर जनता का विश्वास उठ जाए, तो फिर लोकतंत्र किस बात का होगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग को बचाते हुए कि वो किसी पार्टी का एजेंट न बने, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता की भाषा न बोले, वो लोकतंत्र की भाषा बोले और विपक्ष को धमकाए नहीं। ये मुद्दा अब जन जन का मुद्दा बन गया। मुझे लगता है कि सड़क पे अभी लड़ाई लड़ी जाएगी और लंबी चलेगी। लेकिन कहा जा रहा है सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि हलफनामा दीजिए वरना 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगी। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव हलफनामा लेके संसद पहुंच गए। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया क्या कि हलफनामा गलत है। या दो ही रास्ते हैं चुनाव आयुक्त के सामने, या तो माफी मांगनी होगी पूरे देश से कि तुमने झूठ बोला कि सपा ने हलफनामा नहीं दिया, या आके कहो कि हलफनामा झूठा है। तो हलफनामा के बाद एक होती है मतलब थेथरई, देसी शब्द में बोलते हैं, तो वो काम चुनाव आयोग कर रहा है और वो खुद एक्सपोज हो गया है जी। लेकिन सीधे तौर पर अभी माफी मांगना तो बाकी। और सबसे बड़ी बात जो चुनाव आयुक्त ने कही, उन्होंने कहा मतदाताओं का अपमान किया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने, विपक्ष ने। नहीं, मतदाताओं का अपमान कैसे हुआ है? मतलब मतदाताओं का अपमान तो आयोग कर रहा है। जब जैसे एक सवाल किसी ने पूछा कि 0 मकान नंबर इसलिए होता है क्योंकि उनके मकान का पता नहीं, इमोशनल बना के बताइए मकान नंबर होता ही नहीं, तो बूथ नंबर कैसे अलॉट होता है? मतलब वो व्यक्ति जिसका 0 मकान है, मकान नंबर है, वो किस बूथ पर वोट डालता है? इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया क्या? सीसीटीवी फुटेज से बहन बेटियों की इज्जत आबरू जाती है, ये कौन सा तर्क है? मतलब आप कल्पना करिए कि आप इस जगह कार्यक्रम बना रहे हैं और कोई कह दे कि सीसीटीवी फुटेज से तो प्राइवेसी भंग होती है। हास्यास्पद बना दिया। इसलिए चुनाव आयोग की आज जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, वो माफी मांगे या सबूत के साथ बताए कि उनका जो पूरा चोरी पकड़ी गई है। अब देखो, चलो हलफनामा मांग रहे हो कि राहुल गांधी बताएं कि ये हलफनामा दे करके सबूत दें। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी की बात को गलत साबित कर दे और देश से कह दे कि देखिए जो आरोप ये चुनाव आयोग में लगा रहे हैं, जो ये वोट चोरी का, ये गलत है। चुनाव आयोग ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको पता है कि गलत नहीं है। तो सर ऐसे में तमाम जब त्रुटियां और उनको जब गिनाया जा रहा है, बताया जा रहा है चुनाव आयोग को, तो वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। ऐसे में फिर चुनाव प्रक्रिया कैसे निष्पक्ष? नहीं, फिर जनता सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता इतनी बड़ी होती है कि किसी को तानाशाह बनने से रोकना हो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो, या संसद में बोलने न दिया जा रहा हो विपक्ष को, चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था को एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार का फोटोकॉपी बना दिया जाए कि जो वो बोले जिल्ले इलाई, शब्द उनके हैं, भाव इनके हैं। ये जब होगा तो ये लोकतंत्र और संविधान के ऊपर खतरा बनेगा। अब कल्पना करिए कि चुनाव आयोग ही ठीक से काम न करे तो फिर किस बात का लोकतंत्र और संविधान? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने राजा रानी के पेट से पैदा नहीं हुआ, जनता के वोट से, और वोट का अधिकार सबको दे दिया। एक व्यक्ति एक वोट, जिसको पहले क्या होता था कि मतलब अमीर है तो वोट डालेंगे, गरीब को नहीं मिलेगा, पुरुष को मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा, शूद्रों को नहीं मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा, इस तरह से उस इलाके के रीजनल लोगों को नहीं मिलेगा। बाबा साहब के संविधान ने सबको वोटिंग राइट दे दिया, यानी राजा हर व्यक्ति चुनेगा। अब अगर यही सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनता सड़क पर उतरे, और हम भी ये आह्वान करते हैं। अब मामला ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहा, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, इसका लड़ाई अब ये नहीं है
ये तो भाजपाइयों को भी तय करना होगा कि कल को अगर आपके भी वोट चोरी हो रहे होंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जेडीयू या उनके जो एलआई पार्टनर हैं, उनका वोटर चोरी हो रहा है कि नहीं? वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब उनका या तो बोल दिया गया कि आपका नहीं कटेगा, भाई बोलना तो, 65 लाख वोटर काट दिए, सबूत आपको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देना पड़ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा थोड़ा तो बताया, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रही। नेता फिर भी 300 सांसद सड़क पर उतरे, आपने पिछली बार कब देखा था? कब देखा था कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री बैरिकेडिंग कूद जाए? कब देखा था कि दर्जनों सांसद जेल में ठूस दिए जाए? यानी विपक्ष लड़ रहा है, और लेकिन उस लड़ाई से अंतिम मुकाम हासिल करने में मुझे लग रहा है कि मामला बनेगा नहीं जब तक जनता नहीं लड़ेगी। लेकिन चिराग और मांझी कह रहे हैं कि वो गैर संवैधानिक तरीके से ये लोग मतलब या तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को इंश्योर कर दिया गया होगा कि आप वाला वोटर नहीं कटेगा, नहीं तो उस 65 लाख वाली में उनके लोग हैं कि नहीं, जरा वो भी देखें। अब तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो लिस्ट सार्वजनिक करनी पड़ी, तो ये तो उनके वोटर भी देखें। और चिराग पासवान, उनके गांव में जाकर एक पत्रकार ने कहा कि पासवान जाति के लोगों का एक वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो किसके नेता हैं फिर? ये तो एक्सपोज हो चुके हैं। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है बिहार में, लेकिन जो तेज प्रताप यादव है, उनका जो भाई है, वो कह रहे हैं ये सिर्फ सुगुफा है, प्रोपेगेंडा, कहीं वोट चोरी नहीं हो रहे भाई। लीडर कौन है? लीडर कौन है? आरजेडी का लीडर कौन है? रहते सर, मंत्री रहना अलग बात है, मंत्री तो लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, मार्गदर्शक मंडल में चले गए। लीडर कौन है? लीडर तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन पर आरोप है कि वो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक के चला रहे हैं। वो कौन आरोप ये लगा रहा है? नहीं, ये आरोप कौन लगा रहा है? सरकार यानी सरकार बोल रही है ना, तो सरकार बोलेगी, क्योंकि सरकार को अपने चोरी को बचाना है। संसद में बहस करा लो, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, SIR पर संसद में बहस करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, भाग क्यों रहे हैं? लेकिन सर वो बहस करने की बजाय नए बिल लेके आ रहे हैं। यही दिखाता है कि आप हेडलाइन मैनेज करना चाह रहे हैं। पूरे देश में जो आपकी छीछा लेदर हो रही है, जनता चौराहे पर उन्हीं का वोटर भी कह रहा होगा, यार ये सही में चोरी करके बनाए क्या? ये किसी के लिए भी नैतिक रूप से सबसे बड़ी हार होती है। वो गुब्बारा फूट गया, जो कहा जाता है लहर है, जादू है, उनके नेतृत्व का जादू है, ऐसा लग रहा है कि नहीं यार चोरी करके बना है। ये जनता बात कर रही है, और किसी नेता का सबसे बड़ी पराजय ये होती है जब जनता उसकी इमेज को ध्वस्त कर दे। मैंने शुरू में ही कहा, ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया का कोई देश बाहर में खड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान को सब समर्थन करने लगे, अमेरिका ट्रंप ने इतना मजाक उड़ाया, अब नमस्ते ट्रंप कैसे बोले? तो ये कहने का मतलब ये है कि वो खुद ही उनकी इमेज ध्वस्त हो रही है। हेडलाइन मैनेज करने के लिए देखिएगा, हो सकता है कहीं दंगा करा दें, हो सकता है किसी को थप्पड़ मरवा दें, हो सकता है कहीं नया बिल ले आए, हेडलाइन में बदल जाए ताकि बहस खत्म हो जाए। विपक्ष अपने लड़ाई लड़ रहा है, जनता को इसे जन आंदोलन में बदलना होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का बार बार नारा दिया जा रहा है, तो गद्दी किसको छोड़नी है? PM मोदी की ओर इशारा कर रहे हैं। जो चोर है, जो चोरी किया है, लोग चोर है, बीजेपी के सारे सांसद चोर है। नहीं, जो चोर है उसको समझ में आ रहा है, और चोर को सब जनता भी समझ रही है कि चोर है कौन। दाढ़ी कौन जल्दी बनवाया, तिनका किसके दाढ़ी में था, ये जनता समझ रही है, उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा।